आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर सेल के बारे में। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ये यूनिट है, यूनिट थर्ड, इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं, सेल, बायोमॉलिक्यूल और सेल डिवीजन। ये तीनों मिला करके 8 से 10 क्वेश्चन नीट के पेपर में रहते हैं। कभी भी देखा जाए, किसी भी ईयर का पेपर देखा जाए तो तीनों यूनिट को मिला दिया जाए तो करीब 8 से 10 के बीच में ये क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो हम लोग इसको आज पढ़ते हैं। और एक कक्षा हमको लग रहा है कि आप लोग 8 से पढ़ते ही चले आ रहे हैं और पहले ही से बल्कि सेल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सेल के बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर यही देखना है सेल क्या है, सेल थियरी क्या है, सेल प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, और सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल कौन कौन है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है, उसमें न्यूक्लियस क्या है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स क्या है, इनके बारे में डिटेल स्टडी करना है। तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सेल। तो पहले साइंस की वह ब्रांच जिसमें सेल का स्टडी करते हैं उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, उसको साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं और इसमें इन्वॉल्व साइंटिस्ट, तो उसको हम लोग साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। इन्वॉल्व साइंटिस्ट का नाम साइटोलॉजिस्ट होता है। क्वेश्चन पूछे कि अगर फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछे तो बताएंगे रॉबर्ट हुक को कहते हैं। रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजिस्ट तो डॉक्टर A.K. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजिस्ट, डॉक्टर A.K. शर्मा। तो ये नाम रखना है याद। फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछा जाए तो आप बताना किसको बोलते हैं, रॉबर्ट हुक। अब सेल क्या है तो आप बता सकते हो, जैसे किसी भी बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए बेसिक उसमें मेन ईंट चाहिए, ईंट के साथ साथ उसमें सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, छड़ वगैरह और भी चाहिए। तो उसको बनाने का काम जो करते हैं अब मिस्त्री चाहिए। तो कुल मिलाकर के मटेरियल जो रॉ मटेरियल है उसमें बेसिक इकाई ईंट है। जैसे मकान के लिए बेसिक इकाई ईंट है, उसी प्रकार किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर को बनाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या जरूरी है, सेल जरूरी है। तो इसलिए आप लिख सकते हो कि सेल क्या है, कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो एक लाइफ की यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। तो आप ये लिख सकते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल, सेल इज द फंक्शनल and structural unit of life। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग सेल कहते हैं। या ये भी कह सकते हो कि यूनिट जो लाइफ है, लाइफ की जो यूनिट है, मतलब यूनिट ऑफ लाइफ, उसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक, जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक ने
सेल की खोज किया, वो भी कहां से, तो बता दोगे फ्रॉम कार्क सेल। ये कार्क सेल से सेल की सबसे पहले खोज किया। उन्होंने देखा क्या, उनको बी की तरह, हनी बी के कॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते की तरह का ऐसे ऐसे जगह जगह ये स्ट्रक्चर दिखा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, क्या उन्होंने यहां पर देखा, तो उसको बोल सकते हो सेल वाल देखा उसका, या डेड सेल को देखा था। इन्होंने डेड सेल देखा था, डेड सेल वाल को देखा था। मधुमक्खी के छत्ते की तरह का स्ट्रक्चर मिला। किससे मिला, तो बताओगे कार्क सेल से। तो सेल की खोज किससे किया गया, कार्क सेल से। कौन वैज्ञानिक किया, रॉबर्ट हुक ने किया। क्या देखा था, डेड सेल वाल देखा था, कंसक दिखाई दिया, हनी बी के छत्ते के समान दिखाई दिया स्ट्रक्चर। जब ये चैप्टर आप पढ़िएगा साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी चैप्टर की शुरुआत में ही टर्म लिखा होगा रिडक्शनिस्ट या रिडक्शनल बायोलॉजी। ये टर्म होता है रिडक्शनल बायोलॉजी। तो पूछे कि रिडक्शनल बायोलॉजी क्या है, तो रोल ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री इन बायोलॉजी, उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शनल बायोलॉजी। तो यहां पर लाइन लिखेंगे कि रोल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी फील्ड में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या रोल है, क्या योगदान है, उसी को रिडक्शनल बायोलॉजी कहते हैं, रिडक्शनिस्ट भी बोलते हैं। यहां पर एक पढ़ते हैं वैज्ञानिक है जिनका नाम है जीएन रामचंद्रन, ये पॉइंट। तो जीएन रामचंद्रन, इन्होंने स्टडी किया था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। जैसे आपने कोलेजन नाम सुना है, कोलेजन जो प्रोटीन होती है, ये हम लोगों के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, तो उसका नाम होगा कोलेजन। और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन है, तो उसका नाम होगा रूबिस्को। और मोस्ट इन नेचर में सबसे ज्यादा कौन ऑर्गेनिक मैटर, तो सेलुलोज। याद रख लें, नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में सेलुलोज कहेंगे, एनिमल बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में कोलेजन कहेंगे, और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा रूबिस्को, रिबलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। तो रूबिस्को को कहा गया यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मिलता है। तो यहां पर जीएन रामचंद्रन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, इसको बताए। मैंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन जीएन रामचंद्रन ने बताया। ये पॉइंट याद करना है। तो सेल पूछी तो ये बता देना कि सेल क्या है, फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ होती है। सबसे पहले लाइव सेल को कौन देखा, तो बता सकते हैं डेड सेल को तो रॉबर्ट हुक ने देखा, लेकिन लाइव सेल को सबसे पहले एंटोन वान लीवेनहॉक ने देखा। उन्होंने सबसे पहले देखा और उसकी डिस्कवरी किया, शॉ एंड डिस्कवर्ड लाइव सेल। ये पॉइंट नोट करेंगे। ए एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, तो ये भी ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट शॉ एंड डिस्कवर्ड लाइव सेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइव सेल की खोज पूछा है, कौन देखा सबसे पहले, तो ये आंसर होगा कौन, ये भी ल्यूवेनहॉक ने देखा। आपने इनका नाम सुना होगा, रॉबर्ट ब्राउन। तो जो रॉबर्ट ब्राउन
इन्होंने डिस्कवरी किया किसकी? न्यूक्लियस की। तो ये बताएंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी 1938 में श्लाइडेन जो जर्मन बॉटनिस्ट हैं और 1939 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्वान, ये दोनों मिल के सेल थ्योरी को दिए। लेकिन पूछा जाए कि हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी कौन दिया, तो हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी कौन बताया? तो बताएंगे कि प्लांट और एनिमल सेल में सेल थ्योरी की हाइपोथेसिस स्वान ने बताया। एक और वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चॉव, उन्होंने एक टर्म यूज किया ओमनीसेलुला ई सेलुला। ओमनीसेलुला ई सेलुला का मतलब होता है न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो नई सेल है, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से हुआ है। ये रुडोल्फ विर्चॉव ने बताया कि न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और सेल थ्योरी का फाइनल शेप रुडोल्फ विर्चॉव ने ही दिया। तो अगर पूछ देगा कि सेल थ्योरी कौन दिया, श्लाइडेन एंड स्वान। हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी तब बताएंगे स्वान। ओमनीसेलुला ई सेलुला रुडोल्फ विर्चॉव। ओमनीसेलुला ई सेलुला मीन्स न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी गिवन बाय तो रुडोल्फ विर्चॉव ने बताया। नोट करें। यहां पे सेल थ्योरी 1838 में मैथॉस स्लाइडेन ये जर्मन बॉटनिस्ट ये बताएंगे, या इससे फिर से लिख दें, जर्मन बॉटनिस्ट इसको बोलते हैं। स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट। तो जर्मन बॉटनिस्ट और ये इनका नाम था स्वान। तो स्वान जो थे 1839 में स्वान SCHWANN स्वान ये जो है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट और स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट, ये दोनों लोग सेल थ्योरी को दिए थे। तो अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि सेल थ्योरी गिवन बाय मान सेल थ्योरी किसने दिया, तो बताएंगे मैथॉस स्लाइडेन एंड स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने ये सेल थ्योरी को दिया। हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी in plant and animal given by, तो बताएंगे स्वान ने बताया। हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी प्लांट और एनिमल में स्वान ने बताया।
अब यहाँ पर टर्म है आर विर्चोव या रुडोल्फ विर्चोव। तो रुडोल्फ विर्चोव coined term omnis cellula e cellula। एक इंपॉर्टेंट बात है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला टर्म कौन दिया? तो रुडोल्फ विर्चोव ने ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये नाम दिया 1858 में। याद रखना 1858 में ओमनिस सेलुला ई सेलुला नाम, रुडोल्फ 1885 में रुडोल्फ विर्चोव ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला शब्द का नाम दिया। और इसका मतलब क्या होता है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स, लिखे हमने ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है? तो बताओगे कि न्यू सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा ये न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। मतलब न्यू सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इस ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मीनिंग है। अब यहां पॉइंट एक बना, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी। अगर पूछे कि फाइनल शेप सेल थ्योरी के लिए कौन, तो रुडोल्फ विर्चोव का नाम आता है, आर विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी का जो मेन पॉइंट है उसमें क्या है? तो सेल थ्योरी में यही बताएंगे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो सेल के प्रोडक्ट के द्वारा बने हैं, सेल से बने या तो सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि all cell arise from या all living organism composed of cell and product of cell। all living organism composed of cell। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं किससे बने हैं? सेल से, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने भाई? सेल से बने हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड पॉइंट ये है कि न्यू सेल या all cell arise from pre-existing cell। all cells are arises from pre-existing cell। तो सभी सेल का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। जो पहले की कोशिका है उन्हीं से नई सेल का निर्माण होता है। तो ये दो जो पॉइंट है ना, ये सेल थ्योरी का यही मेन थीम है। इसमें यही पढ़ा आपने कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा या तो वो सेल या तो सेल के प्रोडक्ट से बना होता है, मेडअप ऑफ सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना होता है। ऑल सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। जो भी नई सेल आप देख रहे हैं, जो ये सभी नई सेल ओल्ड जो पुरानी सेल है उन्हीं के डिवीजन होकर के ये न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो यही सेल थ्योरी के बारे में आपने देखा। सेल थ्योरी का हम लोग अगर एक्सेप्शन देखें, इसका क्या एक्सेप्शन होता है? तो एक्सेप्शन जो कि फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहां पर एक बात ये लिख सकते हैं, जैसे आपने वायरस का नाम सुना है। ये जो वायरस है अगर बॉडी के आउटसाइड है तो इनएक्टिव क्रिस्टल के फॉर्म में पड़ा हुआ है, और अगर वो बॉडी के इनसाइड आ गया तो डीएनए उसका आरएनए
हो चाहे डीएनए, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है, एनिमल के कांटेक्ट में आने पर, लिविंग के कांटेक्ट में आने पर वो अपनी कॉपी करने लगता है, वो रिप्लिकेशन करने लगता है, अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है और उसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन यानी लिविंग का फीचर होने लगता है। इसीलिए वायरस जो है एक्सेप्शन में आएगा, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं किया। इसलिए वायरस क्या है तो बताओगे, ये कनेक्टिंग लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। तो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है, तो वायरस है। दूसरा, एक और इसका एक्सेप्शन होता है, आपने इनका नाम सुना होगा, सिनोसिटिक सेल। सिनोसिटिक वे सेल होती हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो, ज्यादा हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो। जबकि सेल थ्योरी यही कहती है कि हर सेल में पर्टिकुलर एक न्यूक्लियस होना चाहिए, लेकिन सिनोसिटिक सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होता है। तो सिनोसिटिक सेल, जैसे आपने इनका नाम सुना, बाउचेरिया, तो बाउचेरिया एक एल्गी है। राइजोपस म्यूकर, ये क्या है, फंजाई है। तो इनके अंदर सिनोसिटिक सेल पाई जाती है, और सिनोसिटिक का मतलब होता है कोई एक सेल एक है, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोला जाता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इस तरह से आपने सेल थ्योरी के बारे में ये बात को याद रखना है कि सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन एंड श्वान। स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट, श्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट के नाम से जाना गया। और प्लांट एनिमल में सेल थ्योरी की हाइपोथेसिस कौन दिया, तो श्वान ने बताया। ओमनीसेलुला कौन कहा, रुडॉल्फ विर्चो ने कहा। इसका मतलब क्या निकला, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और सेल थ्योरी का फाइनल शेप रुडॉल्फ विर्चो ने दिया। सेल थ्योरी की दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है। एक यही याद रखना है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेकेंड पॉइंट याद रखना है कि ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये दो बातें याद रखना है। और नीट वगैरह में क्वेश्चन ये आता है कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन में कौन कौन आ जाएगा, तो आप बता दोगे एक वायरस और एक सिनोसिटिक सेल। वायरस और सिनोसिटिक सेल। वायरस क्या है कि अगर सेल आउट है तो डेड है, नॉन लिविंग है, कांटेक्ट में आ गया तो लिविंग हो गया, मल्टीप्लिकेशन करने लगेगा। और सिनोसिटिक सेल तो कुछ जैसे बाउचेरिया एल्गी है, राइजोपस म्यूकर, ये राइजोपस की जो हाइफी होती है वो सिनोसिटिक होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, तो ये भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ये बातों को याद करना है। अब सेल देखें तो दो तरह की मेन होती हैं। एक को कहते हैं प्रोकैरियोट सेल और एक को बोलते हैं यूकैरियोट सेल्स। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल। मतलब कि यहां पर सेल जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। अब इन्हीं के बारे में हम लोगों को डिटेल पढ़ना है। इनका डिफरेंस जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल।
तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है? यूकैरियोटिक, देखें पहले तो यहां लिखा है प्रो। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो एक तो डिफरेंस यही हो गया कि इसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, या इसी को कह सकते हो इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस। बहुत बच्चे ये भी याद रखते हैं कि प्रोकैरियोटिक वो है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। ऐसी बात नहीं है, न्यूक्लियस है लेकिन वो कैसा है? प्रिमिटिव है, वो इंसिपिएंट है। और अगर ये यूकैरियोटिक है तो उसमें यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन माने न्यूक्लियस, तो यहां पर बताएंगे क्या? ट्रू न्यूक्लियस होगा। तो एक तो भाई यही याद रखना है कि चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में न्यूक्लियस क्या है? पाए जाते हैं। बट प्रो में कैसा है? इंसिपिएंट है, प्रिमिटिव है, और यू में क्या है? ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है उसका नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां बताएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगी और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, तो ये याद रखना होगा कि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इसमें क्या था? एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स क्या है तो बताओगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। ये जो होती है प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट होती है, इनमें नहीं पाया जाता है, माने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसमें नहीं होता है। और इसके अंदर आप देखें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी यहां पर क्या है भाई? प्रेजेंट होता है। मतलब यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होगा लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां याद रखना होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट्स। अब बात करते हैं हम लोग राइबोसोम का। तो जो राइबोसोम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये राइबोसोम नहीं है तो सेल है ही नहीं है। नो राइबोसोम तो कह सकते हो नो सेल। विदाउट राइबोसोम सेल नाम दे ही नहीं सकते हैं। राइबोसोम एक तरह जैसे अभी कहा था हमने, बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट चाहिए, मकान, और ईंट के साथ साथ और भी मटेरियल बताया, सीमेंट वगैरह, बालू वगैरह। ठीक उसी प्रकार सेल बनाने के लिए, माने बॉडी बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑर्गेनिज्म के सेल चाहिए और उसमें राइबोसोम जरूरी है। ये राइबोसोम एक तरह मिस्त्री का काम करता है, ये प्रोटीन बनाने का काम करता रहता है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। और अगर सब कुछ मटेरियल रही के क्या करेगा कि मिस्त्री ही नहीं रहेगा तो मकान नहीं बन पाएगा, मिस्त्री जरूरी है। तो उसी तरह से ये प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम करेगा, और राइबोसोम अगर नहीं है तो प्रोटीन बन ही नहीं सकता। तो इसलिए राइबोसोम प्रो हो चाहे यू हो दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S होता है, 70S, और यूकैरियोट में 70S एंड 80S। कहने का मतलब कि दोनों टाइप का होता है, यानी प्रोकैरियोट में ओनली 70S, यूकैरियोट में ये दोनों टाइप का राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोट में जो डीएनए होता है, यहां डीएनए सर्कुलर होता है। प्रोकैरियोट में डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर रहता है। यहां पर डीएनए लीनियर होता है, यूकैरियोट में डीएनए लीनियर होता है। इसलिए कि प्रोकैरियोट के अंदर हिस्टोन, हिस्टोन जो प्रोटीन होती है
हिस्टोन प्रोटीन यहां पर एब्सेंट है और यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो हिस्टोन यहां प्रेजेंट है, वहां हिस्टोन एब्सेंट है। अगला ये देखना होगा कि प्रोकैरियोट में रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन साइट है प्रोकैरियोट में, ये प्लाज्मा लेमा के थ्रू हो रहा है। प्लाज्मा लेमा, जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि प्लाज्मा लेमा के एक्सटेंशन से मिसोसोम बनता है और मिसोसोम प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। तो मिसोसोम एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, और यही यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होगा। यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ रेस्पिरेशन, अब प्रोकैरियोट में प्लाज्मा लेमा ये साइट ऑफ रेस्पिरेशन का काम करती हैं। इसके बाद और भी बहुत डिफरेंस है, बट हम लोगों को मेन देखा जाए, मेन पॉइंट पढ़िए, एनसीईआरटी ही पढ़िए, जो उसमें डेटा दिया है, जो तरीका दिया वही पढ़िए। सिलेबस आपका बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए और जैसे जैसे नोट बताया जा रहा है उसको लिखते जाइए, समझते जाइए, एनसीईआरटी पे पॉइंट को रीडिंग करते जाइए और ये बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से हमने बताया आपको कि प्रो क्या है, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यू में ट्रू न्यूक्लियस, प्रो में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो इसमें प्रेजेंट होगी। यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाएगा, यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S होगा और जबकि यूकैरियोट में दोनों इंपॉर्टेंट है, 70 और 80 दोनों पाया जाता है। अगर 80 की बात करना होगा तो ये बता देना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80S होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में ये 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। और प्रोकैरियोट में डीएनए सर्कुलर रहता है और यूकैरियोट में एक लीनियर हो जाता है, चेन के रूप में बन जाता है। लीनियर और सर्कुलर होने का कारण हिस्टोन होती है, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो डीएनए सर्कुलर है, हिस्टोन प्रोटीन है तो डीएनए कैसा होगा, लीनियर होगा। और प्रोकैरियोट में रेस्पिरेशन का साइट ये प्लाज्मा लेमा, वही बाद में मिसोसोम बना लेता है। और यूकैरियोट में रेस्पिरेशन का साइट माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अब इनका हम लोग बात करते हैं शेप एंड साइज। शेप एंड साइज की बात करा जाए तो ये लिख सकते हो, जैसे स्मॉलेस्ट सेल, तो उसके लिए नाम लिखा गया माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये पीपीएलओ का पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका नाम होगा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को हम लोग पीपीएलओ कहते हैं, जो कि सबसे छोटी सेल होती है। अब लार्जेस्ट सेल की बात करें, लार्जेस्ट सेल, तो जो लार्जेस्ट सेल है उसका नाम होगा ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो होगा 90 मिलीमीटर 90 मिलीमीटर डायमीटर का होता है, या एक बच्चे के हेड के बराबर एक अंडे का साइज होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ी सेल का नाम ऑस्ट्रिच एग होगा। और अगर यहीं पे एक टर्म आ जाए कि लॉन्गेस्ट सेल अगर पूछा जाए तो लॉन्गेस्ट सेल का नाम होगा नर्व सेल होती है। सबसे लंबी सेल का नाम नर्व सेल बताएंगे। लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल। और नर्व सेल का भी नाम पूछे उसमें कौन है तो आप बता देना कि सबसे लंबी सेल का नाम परकिंजे सेल होती है। परकिंजे सेल को सबसे लंबी सेल कहा जाता है। ये पॉइंट को याद कर लेना है। अब बात आता है शेप की बात करें तो सेल का जो शेप होता है
वो डिफरेंट काइंड्स का होता है भाई। शेप जो है वेरिएबल होता है। प्लांट में शेप जो होता है उनका, ये डिपेंड करता है किस पर? प्लांट में सेल का जो शेप होता है ये डिपेंड करता है सेल वॉल पर। सेल वॉल के हिसाब से उनका शेप डिपेंड होता है। तो कहीं कहीं जैसे मान लो आपने इनका नाम सुना है गार्ड सेल, तो अगर ये गार्ड सेल की बात करें, गार्ड सेल पाई जाती है स्टोमेटा में। तो स्टोमेटा में जो गार्ड सेल होती हैं, उसके बाद जैसे मैच्योर आरबीसीज, मैच्योर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, बुक में देखिए सब बनाया फिगर, मैच्योर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी का, और कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम का, स्पिंडल सेल, स्पिंडल की तरह का, वेसल्स को बनाया होगा जाइलम वेसल, सबसे लंबी सेल का नाम परकिंजे सेल। बैक्टीरियल सेल की अगर बात करते हैं, कुछ बैक्टीरिया में जैसे बैक्टीरियल सेल, तो कहने का मतलब इनका शेप जो है वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है। तो जैसे इनका शेप की बात करा तो देखो यहाँ गार्ड सेल को कहेंगे, ये गार्ड सेल स्टोमेटा में पाई जाती है और इसका शेप होता है किडनी शेप होता है या बीन शेप होता है। तो ये बता देना किडनी शेप होगा। मैच्योर आरबीसी बाई कॉनकेव होती हैं, बाई कॉनकेव मैमल में होती हैं, और बाई कॉन्वेक्स ये एम्फीबिया में होती हैं, और ओवल ये कैमल में होती हैं, कैमल में ओवल होती हैं, और मोस्ट मैमल में बाई कॉनकेव इनका शेप होता है। एम्फीबिया में बाई कॉन्वेक्स होती हैं। डब्ल्यूबीसी का शेप की अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी को अमीबॉयड कहा जाता है। अमीबॉयड, ये अमीबॉयड का मतलब होता है इसमें सीडोपोडिया पाई जाती है, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया पाई जाती हैं, और सीडोपोडिया पाए जाने के कारण ये अपने शेप को चेंज करती रहती हैं, तो इसलिए इनका शेप फिक्स नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी क्या है, इरेगुलर है, और माने डब्ल्यूबीसी इरेगुलर है, जबकि मैच्योर आरबीसी रेगुलर है, फिक्स है, शेप फिक्स है, जबकि डब्ल्यूबीसी का शेप फिक्स नहीं है। तो जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, जैसे बुक में देखो ये फिगर ऐसे बनाया है कि कॉलमनर एपिथेलियम जो है वहां पर ये जो न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है ये कहां पाया जाता है? तो बताओगे बेसल, बेसल न्यूक्लियाई, कि कॉलमनर एपिथेलियम में ये न्यूक्लियस जो होता है बेसल होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल। तो जो बैक्टीरियल सेल की अगर बात करेंगे तो बैक्टीरियल सेल का शेप डिफरेंट काइंड्स का होता है भाई, अलग अलग होता है। जैसे कहीं कहीं पढ़ेंगे हम लोग, इनका शेप होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है, इनका शेप होता है रॉड शेप होता है, इनका शेप जो है स्पाइरल भी होता है, इनका जो शेप कॉमा लाइक भी होता है, कॉमा से। तो कहने का मतलब कि जो बैक्टीरियल सेल होती हैं उनका शेप डिफरेंट होता है। अब जैसे देखो अगर यहाँ पे बात करें कि स्फेरिकल में कौन है तो उसको कहते कोकस, कोकस। अब बहुत है तो कोकाई, प्लूरल फॉर्म है। स्फेरिकल इस तरह की होती हैं। अगर इनका शेप रॉड की तरह का तो उसका नाम होता है बैसिलस। तो जो बैसिलस होती हैं उनका शेप रॉड लाइक है। स्पाइरल शेप की बात करो, स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, स्पाइरिलम जो होगा ये स्पाइरल शेप होता है। कॉमन शेप विब्रियो का नाम सुना होगा, विब्रियो, विब्रियो कॉलरी, ये कॉमन शेप होता है। तो ये शेप जो होता है, शेप बैक्टीरियल सेल का ये डिफरेंट टाइप का होता है। कैसा शेप हो गया? स्फेरिकल, कोकस, ये सब शेप है और ये एग्जाम्पल है। तो नीट वगैरह में कभी कभी तो एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि शेप क्या क्या है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा यहाँ पे कि सबसे छोटी सेल का नाम, मतलब स्मॉलेस्ट सेल अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी सेल कौन है तो ये बता देना स्मॉलेस्ट सेल का नाम माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। ये पीपीएलओ का पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और सबसे बड़ी सेल, लार्जेस्ट सेल का अगर बात करा जाए तो जो लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ी
लार्जेस्ट सेल, तो अगर ये लार्जेस्ट सेल पूछे तो क्या बताएंगे, उसका नाम होगा ऑस्ट्रिच एग होगा। और ये लॉन्गेस्ट हमने लिखा, लॉन्गेस्ट, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है, ये नर्व सेल होती हैं, सबसे लंबी नर्व सेल। और ये नर्व सेल का नाम क्या है, तो परकिंजे सेल कहा जाता है। सबसे लंबी सेल परकिंजे सेल होती है, ये ब्रेन के अंदर पाई जाती है, सेरिबेलम के अंदर पाई जाती है। तो सबसे बड़ी सेल होती है कौन, लंबी सेल होती है नर्व सेल, जो बुक में आपको ये बताया गया है। अब इसके बाद आगे आपने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। तो देखो भैया, प्रोकैरियोटिक जो होती हैं उसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियर, इसमें न्यूक्लियस इंसिपिएंट होता है, प्रिमिटिव होता है। और इसमें न्यूक्लियस ट्रू होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें राइबोसोम 70S है, तो इसमें राइबोसोम दोनों तरह का होता है, यानी यूकैरियोट में राइबोसोम 70 और 80 दोनों होता है। प्रोकैरियोट में डीएनए लीनियर होता है, सर्कुलर होता है। सर्कुलर क्यों है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। और इसमें डीएनए लीनियर है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। इसमें रेस्पिरेशन का साइट प्लाज्मा लेमा है, तो इसमें रेस्पिरेशन का साइट माइटोकॉन्ड्रिया है। ये बात को याद करना है। अगला देखिए आपने क्या पढ़ा कि ओमनी सेलुला इज सेलुला, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। कौन दिया, तो बताओगे, इसका मतलब होता है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसको किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने कहा ओमनी सेलुला इज सेलुला। और वही सेल का फाइनल शेप, तो फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चो ने दिया। और सेल थ्योरी के मेन 2 पॉइंट क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल या प्रोडक्ट ऑफ द सेल, या कह सकते हो कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग जितनी भी नई कोशिकाएं हैं सभी पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। अब सेल थ्योरी का एक्सेप्शन ये 2 हैं, एक बता देना वायरस, एक सिनोसिटिक सेल। वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, and sinusitic cell found in the Boucheria and Rhizopus mucor. Boucheria is the algae and Rhizopus mucor the fungi. Hyphae of the fungi is sinusitic aseptate. In case of the Rhizopus, there are the 2 kinds of cell, जो कि आपने पढ़ लिया, अभी डिफरेंस बताया। उसके बाद आपने ये पढ़ा कि रिडक्शनल बायोलॉजी पूछा जाए या रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, तो यही बता देना कि रोल ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रोल किसमें, बायोलॉजी में, तो उसको कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। जीएन रामचंद्रन, इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया, किसका, कोलेजन का। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी कोलेजन बताएंगे। यूनिवर्स में कौन है, रुबिस्को है। और नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में तो बताओगे सेलुलोज है। ये भी लीवेनहॉक ने सबसे पहले लाइव सेल को सबसे पहले देखा और डिस्कवरी किया। कौन, ये भी लीवेनहॉक ने। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया। और सबसे पहले सेल की खोज कौन किया, तो बताओगे रॉबर्ट हुक ने। वो कार्क सेल से उन्होंने सबसे पहले डेड सेल वॉल को देखा था, हनी बी के कॉम्ब की तरह, छत्ते की तरह वो स्ट्रक्चर उनको मिला। और सेल थ्योरी कौन दिया, तो बता दोगे सेल थ्योरी को ये मैथ्यूस स्लाइडेन एंड श्वान ने दिया था। स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट है और स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। ये दोनों लोग मिलके सेल थ्योरी को दिए। लेकिन हाइपोथेसिस कौन दिया, तो बता देंगे स्वान ने दिया। और ओमनी सेलुला इज सेलुला किसने कहा, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ओमनी सेलुला इज सेलुला। उसके बाद पूछ देगा कि सेल के स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। उसमें साइंटिस्ट को क्या कहते हैं, साइटोलॉजिस्ट। सब फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। इंडियन कौन है, ए.के. शर्मा। सेल क्या है, तो ये बता दोगे सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये यूनिट ऑफ लाइफ है, उसी यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार्क सेल से सेल की डिस्कवरी किए और इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस तरह से आपने सेल के बारे में पढ़ा, सेल क्या है,
सेल थ्योरी क्या है, सेल कितने टाइप की है, सेल का शेप, सेल का साइज और बाकी इंफॉर्मेशन इनका डिटेल अगले वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे। इसलिए अब यहीं पर इसको हम आज बाइंड अप करते हैं, फिर अगले वीडियो में तैयार रहें। थैंक यू।